हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो आज हम अपनी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्या होते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस, उनके बारे में हम समझते हैं। यस, तो सबसे पहले जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को हम आखिरकार पढ़ने क्यों जा रहे हैं, है ना। यस, तो सबसे पहले हमने एक चीज के बारे में जो डिस्कशन काफी कॉमन किया हुआ है, जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, और दूसरा आपने बात सुनी होगी एक्सोजेनिक फोर्सेस की। फॉर द टाइम बिंग अगर आपने एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में नहीं सुना है तो कोई इशू नहीं है, हम एंडोजेनिक फोर्सेस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में बात करी हुई है, हमने वोल्केनो के बारे में बात करी हुई है। देखो बेसिकली होता क्या है, अर्थक्वेक या वोल्केनो दोनों चीजों का हमें पता है कि इसका अर्थ के इंटीरियर से कुछ ना कुछ रिलेशन है। कैसे? बिकॉज अर्थ के इंटीरियर में जब मैग्मा मूव करता है उसी से ये कुछ हमारे पास एक्टिविटी अर्थ के सरफेस पे हमें देखने को मिलती है। यानी वोल्केनो का इरप्शन होना, उससे लावा का बाहर आना, या फिर अर्थक्वेक के जो ट्रिमर्स होते हैं मेजर अर्थक्वेक के अंदर या माइनर के अंदर हमें फील होना, वो क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के अंदर में कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। जो अर्थ के अंदर में फोर्सेस लगते हैं उनको हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। इसी तरीके से एंडोजेनिक फोर्सेस के तरह ही हमारे पास कुछ फोर्सेस होते हैं जिनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। बट डिफरेंस क्या है? एंडोजेनिक अर्थ के इंटीरियर में लगते हैं, एक्सोजेनिक अर्थ के आउटर में लग रहे होते हैं, है ना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, दो टाइप के फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, एक अर्थ के इंटीरियर में लग रहे हैं, एक अर्थ के बाहर लग रहे हैं। अब इन दोनों फोर्सेस से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? अर्थ के सरफेस पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। बेसिकली अर्थक्वेक आता है तो सरफेस के अंदर चेंज हो जाता है, डिस्ट्रक्शन वगैरह होता है ना, इससे डिस्ट्रक्शन होता है। वोल्केनो से भी आपके पास में कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वोल्केनो से भी आपके पास में कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस से भी आप देखोगे कि आपके पास में जैसे माउंटेन्स हैं उनके ऊपर भी क्या इंपैक्ट पड़ता है, जो आपके पास में प्लेन्स हैं उनके अंदर कैसे डिपोजिशनल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशनल दोनों फीचर्स मिलते हैं। तो अगर मैं अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे स्टार्ट करूं, तो एंडोजेनिक फोर्सेज यानी अर्थ के इंटीरियर में लगने वाले फोर्सेज में कुछ एक्टिविटीज, एक तो हम अर्थक्वेक और वोल्केनो के बारे में हम जानते हैं। तो अर्थक्वेक और वोल्केनो से हमारे पास में बेसिकली चेंजेस क्या हो रहे हैं? अर्थ की सरफेस पे या तो डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल रहा है या लैंडफॉर्म में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो चेंजेस आ रहे होते हैं उन्हीं सारे चेंजेस को अपन किसके अंदर कवर करते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर कवर करते हैं। अब जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो चैप्टर हमें क्या कह रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, तो क्या बताया गया है हमें यहाँ पे? After learning about how the earth was born, how it evolved, its crust and other inner layers, how its crustal plates moved and are moving, and the other information on the earthquakes, the forms of volcanism and about the rocks and the minerals of the crust is composed of, it is time to know in detail about the surface of earth on which we live. Let us start with this question. ओके, तो हमेशा की तरह जैसे एनसीईआरटी अपना इंट्रोडक्शन देता है, यहाँ पे हमें क्या कहा गया है? सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सरफेस ऑफ द अर्थ में देखो बेसिकली क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ पे जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, अब वो चेंजेस कौन कौन से एजेंट्स की वजह से आए हैं, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, क्या क्या लैंडफॉर्म्स हमारे पास में बने हैं, है ना, उन सब के ऊपर हम यहाँ पे इस चैप्टर में बात करते हैं। ओके, व्हाई इज द सरफेस ऑफ अर्थ अनइवन? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि देखो अगर आप लैंडफॉर्म्स को कहीं पर भी देखते हो, है ना, सब जगह पे आपको लैंडफॉर्म्स क्या एक जैसे दिखाई देते हैं? अगर मैं आपको एक सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हम एग्जांपल लें, यहाँ देखो, जैसे मान लो ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है। सरफेस का नाम क्या है? जिसको आप क्रस्ट कहते हो। अब इस क्रस्ट के ऊपर आप बैठे हुए, ये लो मैंने थोड़ा यहाँ पे पेड़ वेड़ भी लगा दिया तो आपको फील आ रहा होगा कि ये सरफेस ऑफ द अर्थ है। अब इस सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर क्या सब जगह एक ही जैसा हमारे को लैंडफॉर्म दिखाई देता है? क्या सब जगह माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, या सब जगह क्या ऐसा प्लेटू प्लेटू ही है, या कुछ जगह पे जैसे वॉल्केनो अगर निकल रहा है तो सब जगह पे ऐसे कुछ वॉल्केनो ही है? ऐसे कुछ वॉल्केनो निकल रहा है तो क्या सब जगह वॉल्केनो ही है? नहीं, है ना। अर्थ के सरफेस पे हमें सब जगह पे अलग चीजें दिखाई देती है, कहीं पे हमें माउंटेन्स, कहीं पे हमें प्लेट्यूज, कहीं पे हमें वॉल्केनोज, कहीं पे हमें प्लेन्स, सब जगह पे अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है। तो सरफेस ऑफ द अर्थ एक जैसा नहीं है, इसी को हमने क्या कहा? सरफेस ऑफ द अर्थ अनइवन है ना, एक जैसा नहीं है। तो इसी के बारे में हमारे चैप्टर हमें स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अर्थ क्रस्ट इज डायनेमिक। अर्थ क्रस्ट हमारा कैसा है? डायनेमिक है। इसके बारे में हमें कहा इट हैज मूव्ड एंड मूव्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अब अर्थ सरफेस के अंदर कुछ मूवमेंट होते हैं,
क्योंकि ये डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। डायनेमिक होने का मतलब इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ये मूव करता रहता है। किस तरीके से मूव करता है? वर्टिकली भी मूव करता है, हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है। अब देखो मूवमेंट कैसे करेगा अर्थ सरफेस। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वाले चैप्टर्स में क्या बात कही थी, अर्थ पे हम टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बात करते थे। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनके अंदर मूवमेंट होता है। अब उनका मूवमेंट कैसा हो सकता है? वर्टिकल मूवमेंट भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो सकता है ना। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि हमने जो लास्ट चैप्टर के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बात की थी, उन्हीं के मूवमेंट के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, इट हैज मूव्ड एंड मूव्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अब देखो वर्टिकल मूवमेंट पे अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स होंगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनेंगे। ये चैप्टर के अंदर हम आगे जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे हमें आइडिया लगता जाएगा। ओके, it has moved a bit faster in the past than the rate at which it is moving now. The differences in the internal forces operating from within the earth which built up the crust have been responsible for the variations in the outer surface of the crust. तो ये मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया था। तो क्रस्ट पे जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं, क्रस्ट पे जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इंटरनल फोर्सेस। अभी इंटरनल फोर्सेस जो लग रहे हैं वही अर्थ क्रस्ट पे चेंजेस को लेकर के आ रहे हैं। कैसे? मैंने अभी आपको बताया अर्थ के अंदर मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये हमने बात की थी, ये अर्थ के अंदर में क्या है? मैग्मा है। इस मैग्मा का यहाँ पे मूवमेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो मैग्मा का जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा होगा, ये अर्थ का जो हमारे पास में सरफेस है, तो ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या होगा? फिर प्रेशर पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पे मैग्मा का जब मूवमेंट हो रहा है तो इसके ऊपर जब प्रेशर लग रहा होगा, जो फोर्सेस लग रहे होंगे, उसकी वजह से लैंडफॉर्म में चेंजेस आएंगे। यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। Yes, the Earth's surface is being continuously subjected to external forces induced basically by energy, sunlight. The internal forces are still active, though with different intensities. अब देखो यहाँ पे क्या बात करी, एक और चीज हमें बताया गया है कि the Earth's surface is being continuously subjected to external forces. यहाँ पे कुछ external forces भी लग रहे हैं। अभी पहले हमने कहा internal forces लग रहे हैं, अब हमें बात कर रहे हैं external forces भी लग रहे हैं। तो देखो क्या होता है external forces? External forces का मतलब जैसे सनलाइट है ना, क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, सनलाइट हो रही है। तो जैसे अभी सनलाइट बहुत तेज होगी, उस टाइम पर क्या होगा? कोई भी जैसे आप मान लीजिए कोई भी रॉक है, तो रॉक के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब एक्सपैंड कर जाएंगे, और जैसे जैसे सनलाइट कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, वापस वो क्या होने लग जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। किसकी वजह से? एक्सटर्नल फोर्सेज की वजह से, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्सेज क्या करते हैं? कंटिन्यूसली लगते रहते हैं, और इंटरनल फोर्सेज भी लगते रहते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेज जो हम कह रहे हैं उनके अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास में सनलाइट है। इंटरनल फोर्सेज का भी मैंने आपको बताया, मैग्मा का जो मूवमेंट हो रहा है। द इंटरनल फोर्सेज आर स्टिल एक्टिव दो विद डिफरेंट इंटेंसिटीज। अब क्या हो रहा है? क्या पूरे अर्थ के ऊपर एक जैसे इंटरनल फोर्सेज लग रहे हैं? नहीं, मैग्मा का जो मूवमेंट होता है वो भी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, और जितना मैग्मा का मूवमेंट होगा या अर्थ के ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होगा वो इंटरनल फोर्सेज पर डिपेंड करता है। और इंटरनल फोर्सेज भी अलग अलग हो सकते हैं, उनकी इंटेंसिटी हमेशा सेम नहीं रहती है। That means the Earth's surface is being continuously subjected to by external forces originating within the Earth atmosphere and by internal forces from within the Earth. तो क्या कहा है? इस सरफेस के ऊपर दो टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक फोर्स हमारे पास में लग रहा है इंटरनल फोर्सेस, और लग रहे हैं हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस में आप एग्जांपल ले सकते हो सनलाइट का, और यहाँ पे इंटरनल फोर्सेज में मैंने अभी आपको बताया मैग्मा का जैसे मूवमेंट वगैरह हो रहा है, उसकी वजह से इंटरनल फोर्सेज लग रहे हैं। तो अब सरफेस पे जितने भी वेरिएशंस हमें दिखाई दे रहे हैं, उन सारे वेरिएशंस का कॉज क्या मिल गया हमें? उसका कॉज हमें मिल गया कुछ इंटरनल फोर्सेज एंड कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्हीं फोर्सेज को नाम दिया गया है। इसे एक्सटर्नल फोर्स को बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज। क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेज। और इन्हीं इंटरनल फोर्सेज को क्या नाम दिया गया है? एंडोजेनिक फोर्सेज। तो एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये दो टाइप के फोर्सेस लग रहे होते हैं सरफेस पे। जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो इन सब की वजह से आते हैं। यही हमें यहाँ पे एनसीईआरटी के जो फर्स्ट पेज के अंदर बताया गया था। ओके, yes, the external forces are known as exogenic forces and the internal forces are known as endogenic forces. नेक्स्ट हमें यही बात कही हुई है, इनके नाम है स्पेसिफिकली। आप एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोलोगे? आप बोलोगे उसको एक्सोजेनिक फोर्सेस, और जो भी इंटरनल फोर्सेस लग रहे होंगे उनको आप क्या बोलोगे?
एंडोजेनिक फोर्सेस। क्लियर है? The actions of exogenic forces result in wearing down, degradation of relief or elevation, and filling up, aggradation of basins, depression on the earth's surface. The phenomenon of wearing down of relief variation of the surface of the earth through erosion is known as gradation. देखो यहाँ पे दो तीन चीजें बता दी, उसको हम वन बाय वन समझते हैं। क्या क्या बताया हमें? यस, तो हमें यहाँ पे क्या बताया था? सबसे पहली चीज, द एक्शंस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्ट इन वियरिंग डाउन। यहाँ पे क्या होता है? वियरिंग डाउन होती है, डिग्रेडेशन हो रहा होता है। देखो कैसे डिग्रेडेशन हो रहा होता है? जैसे माउंटेन्स हैं, ठीक है, अब माउंटेन्स हैं, जैसे हिमालयस माउंटेन्स हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी हाइट बढ़ती रही थी, हाइट बढ़ते बढ़ते क्या होगा? टेम्परेचर यहाँ पे कम होने लग जाएगा। जितना जितना आप हाइट के ऊपर बढ़ते रहोगे, हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ में आपका टेम्परेचर लो होता रहता है। टेम्परेचर लो होता रहेगा, उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही प्रेसिपिटेशन होगा वो क्या, किसके फॉर्म में? आइस के फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगा। यानी आप क्या कहोगे? वहां पे ग्लेशियर्स बनने लग जाएंगे। क्या बनने लग जाएंगे? ग्लेशियर्स बनने लग जाएंगे। अब ये जो ग्लेशियर्स होंगे, ग्लेशियर्स के डिपॉजिट हैं, जैसे जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे सनलाइट गिर रही है, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से ग्लेशियर से बाद में रिवर्स निकलना शुरू हो जाएगी। क्या निकलना शुरू हो जाएगी? रिवर्स निकलना शुरू हो जाएगी। अब ये जो रिवर्स हमारे पास में यहाँ से बह करके आ रही थी, तो धीरे धीरे आप देखते हो कि यहाँ पे जो सरफेस रहता है माउंटेन का, ये जो साइड है, जो सरफेस है जहां से रिवर होकर के आ रही है, वहां से वो कुछ अपने साथ में सेडिमेंट्स को लेकर के आना शुरू कर देती है। तो रिवर के साथ में सेडिमेंट्स यहाँ से निकलना शुरू हो गए, तो क्या होने लग जाता है? इसका इरोजन होना शुरू हो जाता है। कुछ सरफेस जो होगी इसकी इरोड हो जाएगी, ठीक है, इसकी सरफेस कुछ यहाँ पे इरोड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा? इस सरफेस में कुछ इरोजन आपको होना स्टार्ट होने लग जाता है, जिसको आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे? वियरिंग डाउन ऑफ सरफेस। क्या बोल रहे हो? जिसको आप वियरिंग डाउन ऑफ सरफेस। वियरिंग डाउन ऑफ सरफेस को क्या कहा है? डिग्रेडेशन का है ना। धीरे धीरे रिलीफ के अंदर या एलिवेशंस के अंदर चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं, वहां से वो लेकर के वियरिंग डाउन होना शुरू हो रहा है। एंड फिलिंग अप ऑफ बेसिन्स और डिप्रेशन। अच्छा, अब कहीं से तो ये निकल करके जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा, रिवर्स यहाँ से निकल करके जा रही है, वो अपने साथ में कुछ सेडिमेंट्स लेकर के जाएंगी। माउंटेन का कुछ पार्ट होगा वो अपने यहाँ से निकाल देगी। अब वो ले जाकर के कहीं ना कहीं पे तो डिपॉजिट करेगी, जहां पे उन्होंने डिपॉजिट किया, ठीक है, जहां पे उन्होंने इसको डिपॉजिट किया है, वहां पे आपको क्या मिलेगा? न्यू फीचर देखने को मिल जाएगा, नए टाइप का लैंडफॉर्म बन जाएगा। सो अब देखिए, जैसे इंडिया के नदर्न रीजन के अंदर हम बात करें, तो नदर्न रीजन में अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप क्या देखते हो? हिमालय से कुछ रिवर्स निकल करके आती है, जो गंगा और यमुना के फॉर्म में आप जिनको कहते हो। यहाँ से जो रिवर्स निकल करके इधर पूरी मूव करके आती है, यहाँ से क्या कर रही है? ये सेडिमेंट्स को लेकर के आ रही है। इन हिमालयन माउंटेन से सेडिमेंट्स को लेकर के आ रही है। जो भी सेडिमेंट्स यहाँ से लेकर के आएगी, और यहाँ पे कौन से स्टेट आ जाते हैं? यूपी और बिहार के स्टेट है ना, यूपी एंड बिहार यहाँ पे आ जाते हैं। तो यूपी और बिहार वाले इस पूरे रीजन में आप क्या देखते हो? यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए हैं, और सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने की वजह से ही तो आपने क्या कहा? यहाँ पे प्लेन्स का डेवलपमेंट हो गया है। क्या हो गया? यहाँ पे प्लेन्स का डेवलपमेंट हो गया है। तो प्लेन्स के डेवलपमेंट को आप किस फॉर्म में कह रहे हो? कि सेडिमेंट्स होंगे जो माउंटेन से लेकर के रिवर आई है, उसकी वजह से प्लेन्स डेवलप हुए हैं। तो प्लेन्स डेवलप किसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। क्या है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। अब मैं इसको पूरे को एक साथ में कनेक्ट कर रहा हूं। देखो, अब क्या था? एक्सोजेनिक कुछ फोर्सेस लग रहे थे। एक्सोजेनिक फोर्सेस कैसे लग रहे थे? देखो, माउंटेन के ऊपर जैसे आपने देखा ग्लेशियर्स वगैरह डिपॉजिट हो गए। ग्लेशियर्स डिपॉजिट होने के बाद में जैसे जैसे कि मान लो सनलाइट गिरेगी, टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होगा, तो ग्लेशियर्स धीरे धीरे मेल्ट होते रहेंगे। अब जैसे जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, वो क्या करेंगे? नीचे की तरफ जैसे ही आएंगे। क्यों आ रहे हैं नीचे की तरफ? एक तो स्लोप ज्यादा है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वो भी इनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो वाटर यहाँ से रिवर जो होती है लेकर के आती है। जब वाटर लेकर के आ रही है, तो उसके साथ साथ में क्या कर रही है? कुछ पार्ट जो है वो माउंटेन का अपने साथ में निकाल करके ले आती है। इरोजन यहाँ पे वो करना स्टार्ट कर देती है, उसको कहीं ना कहीं ला करके डिपॉजिट करती है। डिपॉजिट करेगी तो क्या होगा? यहाँ पे न्यू लैंडफॉर्म बन जाएगा। क्या होगा? न्यू लैंडफॉर्म बन जाएगा। यहाँ पे न्यू लैंडफॉर्म बन जाएगा। अब ये जो न्यू लैंडफॉर्म बन रहा है, उसी को मैंने आपको समझाया। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? नदर्न रीजन के अंदर हिमालय से रिवर्स निकल करके आ रही है, तो वो यहाँ पे अपने साथ में कुछ सेडिमेंट्स लेकर के आ रही है, और उन्होंने जहां लाके इनको डिपॉजिट्स किया, तो उनको डिपॉजिट्स करने के बाद में नया लैंडफॉर्म कैसा बन गया? प्लेन्स बन गए। और प्लेन्स बन गए, उनको आप क्या कह रहे हो? एक टाइप के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। डिपोजिशनल क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ आकर के डिपॉजिट हुआ है, तो डिपॉजिट होने के बाद में नए टाइप का लैंडफॉर्म बन गया। ठीक है, यहाँ पे और हमें क्या बताया कि फिलिंग अप को क्या कहा है? एग्रेडेशन कहा है।
ऑफ बेसिन्स और डिप्रेशन, तो जहां जहां पे डिप्रेशन था, जहां जहां पे लो लेवल था, वहीं पे तो वहां पे आकर के डिपॉजिट होगा। भाई लेवल जहां पे हाई था वहां पे तो डिपॉजिट हुआ नहीं था। यहाँ पर तो अगर आप देखो, यस, यहाँ से तो अगर आप देखो जो रिवर्स लेकर के निकल करके आई थी, यहाँ देखो, यहाँ से जब रिवर्स लेकर के आ रही थी तो वो कौन से एरिया में डिपॉजिट करेगी जहां पे इससे लेवल कम है ना, यहाँ पे एल्टीट्यूड ज्यादा था, यहाँ पे एल्टीट्यूड कम है, तो उसके बाद में ही तो वो डिपॉजिट करेगा। ये माउंटेन्स, माउंटेन्स के बाद में ये वाला जो लेवल डिप्रेशन का है, तो यहाँ से जो लेकर के आएंगे वो यही डिपॉजिट करेंगे। तो ये बात हमें यहाँ समझ में आ गई। ओके, द फिनोमिनन ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ थ्रू इरोजन इज नोन एज ग्रेडेशन। तब देखो वियरिंग डाउन हो रहा है किसका, रिलीफ का, जो भी आपके पास में माउंटेन्स है, माउंटेन से वहां से सेडिमेंट्स को लेकर के आगे रिलीफ में जो भी वेरिएशन आए हैं वहां से लेकर के आगे, तो वो इरोजन फीचर हुआ। उस इरोजन फीचर को आपने पूरा प्रोसेस को नाम क्या दिया, ग्रेडेशन नाम दिया, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, द फिनोमिनन ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन इज नोन एज ग्रेडेशन। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि जैसे यहाँ से हमारे पास में माउंटेन्स है, माउंटेन से ये जो रिवर्स है यहाँ से निकाल करके लेके आई, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इरोजन का प्रोसेस किया, इरोजन का प्रोसेस किया। अब इरोजन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे सरफेस में चेंजेस आए, है ना। मैंने क्या कहा, रिवर्स जब यहाँ से लेकर के सेडिमेंट्स को आई तो उन्होंने इरोजन का प्रोसेस किया, इरोजन से सरफेस में चेंजेस आए, और इसी को पूरे को आप क्या बोल देते हो, ग्रेडेशन कह देते हो। क्या कहते हो, ग्रेडेशन कह देते हो। तो बात समझ में आ रही है, ग्रेडेशन क्या है। तो ग्रेडेशन हमारे पास में एक ऐसा रिजल्ट होता है जो इरोजन के बाद में लैंडफॉर्म्स में चेंजेस आ जाते हैं, उसी को हमने ग्रेडेशन कहा है। यस, the endogenic forces continuously elevate or build up parts of the earth's surface, and hence the exogenic forces fail to even out the relief variation of the surface of the earth. So variations remain as long as the opposing actions of exogenic and endogenic forces continue. तो यहाँ पे हमें दो चीज बताई थी, एक तो एंडोजेनिक फोर्सेज है वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, बिल्डअप करते रहते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेज का काम क्या है, बिल्डअप करने का काम है, ठीक है। एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज क्या है, वो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं और कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। यानी जो आपने सरफेस को बनाया है वहां से कुछ जगह से सरफेस को वो वियर डाउन कर देंगे और दूसरी जगह पे ले जाके नए सरफेस को बना देंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बेसिक वर्ड्स में समझे, बेसिक इसका मीनिंग निकाले, तो क्या इस पैराग्राफ में हमें समझ आ रहा है, एंडोजेनिक फोर्सेज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ नया रिलीफ बना रहे हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेज उसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सोजेनिक फोर्सेज क्या होते हैं, उतने के उतने काम कर रहे होते हैं जितने एंडोजेनिक फोर्सेज काम कर रहे हैं, नहीं। अगर ऐसा होता है तो आज हमारे पास में हिमालयाज होते ही नहीं, क्योंकि जितना स्पीड से हिमालयाज बने, जितना फोर्सेज एंडोजेनिक फोर्सेज लग करके हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ, उतने को उतने एक्सोजेनिक लग रहे होते तो वो खत्म हो जाते हैं, है ना। लेकिन एक्सोजेनिक फोर्सेज कम लग रहे होते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे अरावली माउंटेन सीरीज है राजस्थान के अंदर, अरावलीज के बारे में सब लोग जानते हैं। अरावलीज बहुत पुराने माउंटेन के अंदर से आता है। तो अरावलीज के बारे में क्या कहा गया कि अरावलीज एक टाइम पे हिमालयाज से भी ज्यादा बड़े थे, हिमालयाज से भी ज्यादा इनकी हाइट थी। तो इसका मतलब कैसे बने होंगे, कोई ना कोई एंडोजेनिक फोर्सेस से ही बने, ये बात हम सब लोग जानते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्सेस से तो हमें ये पता लग गया कि अरावलीज का फॉर्मेशन हो गया, अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरे वाले फोर्सेस है, एक्सोजेनिक फोर्सेस, क्या आज हमें उतना को उतना देखने दे रहे हैं, दे रहे? क्या अरावलीज आज हिमालयाज का जितने के जितने हैं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर दूसरे टाइप के फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो क्या आज अरावलीज पूरी की तरह खत्म हो गए, नहीं हुए। तो पूरी तरह खत्म ना होने का रीजन एक समझ में आ गया सर, एक्सोजेनिक उतने के उतने नहीं लगे हुए अभी तक जितना एंडोजेनिक लगा था, ठीक है। तब तो ये बनता ही नहीं या इंस्टेंटली खत्म हो जाता। लेकिन क्या एक्सोजेनिक फोर्सेस काम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि एंडोजेनिक फोर्सेस ने जो अरावलीज को बनाया था ये आज हिमालयाज के जितना हाइट में नहीं है, आज तो ये बहुत कम हाइट के अंदर बचे हैं। इसका मतलब क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस काम कर रहे हैं, लेकिन उतना का उतना काम नहीं कर रहे जितना एंडोजेनिक ने काम किया है। एंडोजेनिक ने काम करके उनकी हाइट बहुत बढ़ा दी थी, लेकिन एक्सोजेनिक भी काम कर रहे हैं। उनकी जो स्पीड है या उनका जो आप कह दो इम्पैक्ट है, वो थोड़ा कम आपको दिखाई देता है, थोड़ा धीरे धीरे दिखाई देता है। इसीलिए एक्सोजेनिक फोर्सेस से आपको जो वेरिएशंस होते हैं वो स्लो दिखाई देते हैं। ओके, फिर क्या बताया गया हमें, in general terms the endogenic forces are mainly land building forces and the exogenic forces are mainly land wearing forces। देखो एनसीईआरटी ने बहुत एक्सप्लिसिटली हमें यहाँ पे कह दिया है, इस बात को हमें याद रखना है। द एंडोजेनिक फोर्सेज आर मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेज, मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेज। तो अर्थ के सरफेस पे कुछ भी नई चीज बनेगी, क्रेडिट किसको जाएगा, क्रेडिट जाएगा एंडोजेनिक फोर्सेज को।
और अर्थ के सरफेस पे कोई भी चीज खत्म होगी, वियरिंग डाउन होगा अगर कोई भी चीज का, तो किसको क्रेडिट जाएगा? एक्सोजेनिक फोर्सेस को। तो बात समझ में आ रही है? एक्सोजेनिक फोर्सेस वियरिंग डाउन का काम करते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस कोई चीज को नई बनाने का काम करते हैं, तो लैंड बिल्डिंग उनको फोर्सेस हम कहते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ had and has been shaped over very long periods of time, hundreds and thousands of years, and because of its use and misuse by humans, its potential is being diminished at fast rate. तो देखो, अर्थ ने तो क्या किया, बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग करके माउंटेन्स को हमें बना के दिया, लेकिन ह्यूमन एक्शंस जो है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो उसका इम्पैक्ट है वो जल्दी खत्म हो रहा है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, अरावली माउंटेन सीरीज जो है वो एंडोजेनिक फोर्सेस के वजह से बहुत लंबे टाइम के अंदर जाकर के बनी थी, लेकिन आज एक्सोजेनिक फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रहे हैं उसको वेयरिंग डाउन करने का। लेकिन ह्यूमन एक्शन से हम क्या कर रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा ऐसी एक्सप्लॉयटेशन वाली एक्टिविटीज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिनरल्स निकालने के लिए, बहुत ज्यादा वहां से प्रीशियस स्टोन्स निकालने के लिए, उसको हम ह्यूमन एक्शन के थ्रू खत्म करते हुए जा रहे हैं। तो जो यहाँ पे हमें बताया गया है, ये फास्ट रेट पे डिमिनिश हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन एक्शन है ना। तो हमें क्या करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारे जो भी एंडोजेनिक फोर्सेस से लैंडफॉर्म्स बने हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी खत्म ना हो जाए। यस, if the processes which shaped and are shaping the surface of the earth into varieties of forms and shape and the nature of materials of which it is composed of are understood, precautions can be taken to minimize the detrimental effects of human use and to preserve it for posterity. Yes, तो यहाँ क्या कहा गया है, हमें यही बताया गया है कि जैसे जो भी अर्थ के सरफेस को बनाने के अंदर जितने भी फोर्सेस लगे थे या जो भी मटेरियल्स इसके अंदर लगा था, है ना, तो वो सब अगर हमें समझ में आ जाए, उनकी इंपॉर्टेंस अगर हमें समझ में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स है जो ह्यूमन उसके अंदर थोड़ा उसको मिनिमाइज कर लेंगे। यस, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था कि जैसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। देखो, दो हमारे पास में जो प्लेट्स होती हैं उनका कन्वर्जेंस हो रहा होता है, तो कन्वर्जेंस के टाइम पे हमारे पास में नई चीज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ रही थी, है ना, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर हम देख रहे थे कि कन्वर्जेंस हो रहा है, तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट के पास में नीचे जा रही थी, उसकी वजह से हमारे पास में ये नया एक फॉर्मेशन आ रहा था, जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हो रहा था, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा था। तो इस कन्वर्जेंस के रिजल्ट में हमारे को क्या देखने को मिला, कन्वर्जेंस के रिजल्ट में हमारे को देखने को मिला कि यहाँ पे माउंटेन्स बन गए थे, माउंटेन्स राइज कर गए थे। आगे बात समझ में? सो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। उसके बाद में हमने बात की थी कि जैसे कन्वेक्शन करंट्स वगैरह चल रही होती है। ये देखो, मैं फिर से क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये नया न्यू लैंडफॉर्म बना था। बेसिकली ये क्या था, न्यू लैंडफॉर्म था। और ये न्यू लैंडफॉर्म किसकी वजह से बना था? न्यू लैंडफॉर्म बना था एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। किसकी वजह से बना था? एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से बना था। तो एंडोजेनिक फोर्सेस क्या कर रहे थे, नई चीजों को बनाने का ही काम कर रहे थे। ये रही वो नई चीजें। तो माउंटेन्स जो है हमारे पास में नए बने थे। क्यों बने थे? क्योंकि एंडोजेनिक फोर्सेस लग रहे थे। अब क्या प्रोसेस हुआ था, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट वाली जो प्लेट्स थी उनका कन्वर्जेंस हुआ था, तो माउंटेन्स वहां पे राइज कर गए थे। ठीक है, अच्छा, और अंदर कौन कौन से एंडोजेनिक फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, वो हमने बात करी थी कि अर्थ के इनर लेयर के अंदर, ओशन के अंदर भी ऐसा कुछ होता है कि ओशन जो फ्लोर होता है वो भी स्प्रेड करता रहता है ना, ओशन फ्लोर भी स्प्रेड करता रहता है। कैसे स्प्रेड करता है उसको हम देखते हैं। उसके अंदर भी हमने बात करी हुई है कि जैसे हमारे पास में यहाँ पे मैग्मा जो होता है उसका मूवमेंट चल रहा होता है, कंटिन्यूअसली मैग्मा का मूवमेंट कर रहा है। जो अपर लेयर ऑफ अर्थ है, अपर लेयर ऑफ अर्थ को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। तो उस क्रस्ट के ऊपर भी क्या लगता है, फोर्स लगता है। वो कौन सा फोर्स है, उस फोर्स को भी हमने नाम दिया था एंडोजेनिक, है ना। कौन सा फोर्स है वो, एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक बेसिकली एक कैटेगरी होगी जिसके अंदर हम इन सारे फोर्सेस को रख रहे हैं। तो एंडोजेनिक फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। वो क्यों काम कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्मा का मूवमेंट चल रहा होता है। अच्छा, मैग्मा का मूवमेंट चल रहा है, जैसे ओशनिक रिज होगी, ओशनिक रिज से क्या होगा, मैग्मा बाहर आएगा, तो आप उसको बोलोगे लावा। अब लावा के बाहर आने के साथ साथ में वो कूल डाउन भी होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे लावा कूल डाउन होगा, यहाँ पे आपके पास में नया ओशनिक बेड जो होगा वो बनना शुरू हो जाएगा, यानी नया ओशनिक रॉक आ जाएगा, नया ओशनिक सरफेस आ जाएगा, है ना। तीनों बातें हम इसको कह सकते हैं, ओशनिक बेड भी कह सकते हैं, ओशनिक रॉक भी कह सकते हैं, ओशनिक सरफेस भी कह सकते हैं। तो लावा के बाहर आने पर वो जैसे ही कूल डाउन होता है, आपके पास में एक न्यू सरफेस आ जाता है। तो न्यू सरफेस आना मतलब नई चीज का बनना, और नई चीज किसकी वजह से बन रही है, वही एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से बन रही है। तो मैंने आपको माउंटेन बिल्डिंग में भी बता दिया और यहाँ पे भी बता दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने बात करी थी। ओके, नाउ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस।
व्हाट आर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, इसको हम पढ़ते हैं। द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेसेस एंड केमिकल एक्शंस ऑन अर्थ मटेरियल and bringing about the changes in the configuration of the surface of the earth are known as geomorphic processes. Self explanatory है, कुछ इसमें ऐसा ज्यादा नहीं है। The endogenic and exogenic causing physical stresses. Physical stresses क्यों? क्योंकि हम देखते हैं ना कि physical variations आ रहे हैं, physical plane पे हमें इसके changes दिखाई दे रहे हैं, and chemical actions on the materials and bringing about changes in the configuration of surface. Configuration of the surface यानी बेसिकली आप इसको ये मान सकते हो, सरफेस का जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ना, सरफेस का जो भी लैंड वाला पार्ट है, क्रस्ट वाला पार्ट है, उस पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेस के थ्रू आओ, चाहे फिजिकल स्ट्रेस के थ्रू कैसे आएगा, चाहे अर्थक्वेक के वजह से आओ, चाहे वहां पे आप देख रहे हो कि माउंटेन बिल्डिंग की वजह से आओ, है ना, तो ये फिजिकल स्ट्रेस पड़ रहे हैं। केमिकल एक्शंस कौन कौन से हो रहे हैं, जैसे आपके पास में डिफरेंट टाइप के रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, या आप देखोगे कि मान लो आपके पास में अलग अलग टाइप की वेदरिंग होती है, उस वेदरिंग के थ्रू भी आप देखोगे कि वहां पे सरफेस के अंदर चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस चाहे किसी भी वजह से आए, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस से आए, चाहे वो केमिकल स्ट्रेस से आए, उन सबको आप कहते हो जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो बेसिकली चैप्टर के स्टार्ट में जो मैंने आपको बताया था, है ना, उसी चीज को मैं एक बार फिर से यहाँ पे लेके आऊंगा। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के काम करने की वजह से सरफेस पे जो भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उन सबको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर कवर करते हैं। क्लियर है? डायस्ट्रॉफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो चीजों को समझो। एक यहाँ पे लिखा है डायस्ट्रॉफिज्म एंड वोल्केनिज्म। अब देखो वोल्केनिज्म तो हमें समझ आता है, वोल्केनो निकलना। डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है उसको हम थोड़ा सा आगे चल के अभी समझेंगे, बट पहले अभी के लिए ध्यान रख लें दोनों क्या है, एंडोजेनिक। एंडोजेनिक मतलब अर्थ के इंटीरियर से फोर्स लग रहा है, उसके बाद में होने वाली एक्टिविटी। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब अर्थ पे चेंजेस लाने वाली, वोल्केनो से भी आता है, डायस्ट्रॉफिज्म से भी आता है। ठीक है, तो दोनों क्या है, अर्थ के इंटीरियर से फोर्स लगने के बाद में अर्थ के सरफेस पे चेंज लाने वाली एक्टिविटीज हैं। These have already been discussed in the brief in the preceding unit. Weathering, mass wasting, erosion and deposition are exogenic geomorphic process. अच्छा, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर अगर अपन देखें, एक्सोजेनिक वाली कौन कौन सी है? एक्सोजेनिक में अगर आप बात करोगे तो आपके पास में आती है वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ये सारी क्या है? एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक यानी सरफेस के बाहर से कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रहा है और सरफेस पे चेंजेस लेकर के आ रहा है। ठीक है, सरफेस के बाहर से काम कर रहा है, इसलिए इसको कहा एक्सोजेनिक। सरफेस के अंदर से काम कर रहा था, उसको कहा एंडोजेनिक। जियोमॉर्फिक मतलब सरफेस पे चेंजेस लाने वाला। यस, दीज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस आर डेल्ट इन डिटेल इन दिस चैप्टर। तो अब ये एक्सोजेनिक प्रोसेस है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ऑल्दो अभी तक अपन ने जो सारे चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं, उनके अंदर अपन ने मेनली एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में बात करी है। एक्सोजेनिक तो अपने जियोमॉर्फिक प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड any exogenic element of nature like water, ice, wind, etc. capable of acquiring and transporting earth material can be called a geomorphic agent. अच्छा, अब geomorphic agent किसको कहा? कोई भी ऐसा हमारे पास में एलिमेंट जो जैसे चाहे वाटर हो, चाहे आइस हो, चाहे वो विंड हो, ये क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सके अगर अर्थ मटेरियल को। क्या कहा है हमें यहाँ पे? capable of transporting earth material can be called a geomorphic agent. कौन कौन सी? जैसे वाटर हो जाएगा, उसके अंदर से आइस भी हो जाएगा और विंड भी हो जाएगा। अब देखो कैसे, अगर मैं आपको एग्जांपल अगर एक याद दिलाऊं, मैंने थोड़ी सी देर पहले आपके आगे बात करी थी। यस, ये मैंने यहाँ पे रिवर्स आपको बताई थी। ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, उसके बाद में रिवर्स होगी, रिवर्स अपने साथ में सेडिमेंट लेकर के आएगी, कहीं ना कहीं पे वो डिपॉजिट करेगी। ये बात मैंने आपको कही थी, बिल्कुल कही थी। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, इंडिया के नदर्न रीजन के अंदर भी जो सारी एक्टिविटी हो रही है। अब इसके अंदर अगर आप याद करो, मैंने आपको कहा था डिपॉजिट कर रही है, यहाँ से रिवर्स क्या कर रही है? कुछ मटेरियल को लेकर के आ रही है, उसके बाद में ला करके डिपॉजिट कर रही है। रिवर लेकर के आ रही है, रिवर मत लेके आ रही है, इसका मतलब कौन? वाटर कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है? रिवर में ऑब्वियसली क्या होता है? वाटर ही होता है। वाटर का इम्पैक्ट ही आपको देखने को मिलता है कि वहां से एक जगह से लैंडफॉर्म में आप देखते हो कि इरोजनल एक्टिविटी हो गई और दूसरी जगह डिपोजिशनल एक्टिविटी हो गई। एक जगह से वहां से डिपॉजिट्स को निकाल दिया गया और दूसरी जगह पे ले जाकर के नया लैंडफॉर्म बना दिया गया। तो ये चेंजेस हमें वहां पे देखने को मिल रहे थे। तो वाटर भी ये काम कर रहा था, आइस भी ऐसा ही काम कर रहा था। आइस ऐसा कैसे करता है? देखो, आइस ऐसा किस तरीके से करता है? देखो, अगर आप इंडिया के नदर्न रीजन के अंदर जाओ, कश्मीर वगैरह में या रशिया वशिया चले जाओ, वहां पे क्या होगा? जो ग्लेशियर्स यहाँ पे डिपॉजिट हो रखे हैं, है ना, जो ग्लेशियर्स यहाँ पे डिपॉजिट हो रखे हैं,
तो ग्लेशियर्स यहाँ पे डिपॉजिट होने की वजह से अब वहां पे टेम्परेचर इतना तो हाई हो नहीं पाता कि ग्लेशियर्स वहां से खुद ही मूव कर जाए रिवर के फॉर्म में, है ना। ग्लेशियर्स का वाटर मेल्ट हो जाए और उसके बाद में वहां से रिवर शुरू हो जाए, वो तो चीज यहाँ पे हो नहीं पाती। तो क्या होता है, ग्लेशियर्स खुद ही मूव करते हैं। क्या करते हैं, ग्लेशियर्स देमसेल्व्स मूव, है ना, ग्लेशियर्स खुद यहाँ पे मूव करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर्स खुद यहाँ पे मूव करना शुरू करते हैं ना, तो आप वहां पे देखोगे कि यहाँ से ये कुछ इसका जो पार्ट होता है ना वो ऐसा बन जाता है। देखो माउंटेन का पार्ट जो है ना आपके पास में कुछ ऐसा बन जाता है। ये जो पार्ट था यहाँ तक का ये जो पहले वाला पार्ट था जो इतना ये गायब हुआ है, वो क्या है, ग्लेशियर्स ने यहाँ से इरोजन कर दिया है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, जो माउंटेन की जो ओरिजिनल सरफेस थी अपने पास में, माउंटेन की ओरिजिनल सरफेस जिसके ऊपर ग्लेशियर्स डिपॉजिट हो रखे थे, धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्लेशियर्स खुद ही मूव करना शुरू कर देते हैं। ग्लेशियर्स का खुद का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ग्लेशियर्स जैसे जैसे मूव करते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ में जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उनको यहाँ से लेकर के चले जाते हैं। तो अब आपके पास में जो नई सरफेस आ रही है, तो नई सरफेस आ रही है वो क्या कुछ अलग होती है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जो सेडिमेंट्स होते हैं, है ना, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम आइस भी कर सकती है। तो मैंने यहाँ पे कहा जो आइस है वो भी यहाँ पे काम कर सकती है। इसी तरीके से विंड भी करती है। विंड के साथ तो आप देखते ही हो ना कि जो भी स्टॉर्म आता है, विंड स्टॉर्म आता है, तो उसके अंदर बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स होते हैं। वो सैंड पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, ले जाकर के इरोजन का काम करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। कैसे, अब आप देखो कि मान लो जो माउंटेन्स है, डेजर्ट का कोई एरिया हो, है ना, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, डेजर्ट की बात कर रहा हूँ। अब डेजर्ट के एरिया में बहुत ज्यादा सैंड होगी, तो जैसे यहाँ पे कोई विंड चल रही होंगी, यहाँ पे जैसे विंड चल रही है, तो उस विंड के अंदर क्या हो गया, सैंड पार्टिकल भी चलेंगे, है ना, ये सैंड के पार्टिकल्स भी चलेंगे और सैंड के पार्टिकल्स चलते चलते इन माउंटेन से आकर के टकराएंगे और टकराते टकराते वो क्या करेंगे, इस डेजर्ट के अंदर लैंडफॉर्म में चेंजेस ला देंगे। ये चीज हमें क्या बता रही है, ये चीज हमें यहाँ बता रही है कि ये एक्सोजेनिक फोर्स है, जो एक ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्या बता रही है, एक ऐसा एक्सोजेनिक प्रोसेस है या ऐसा एक्सोजेनिक एलिमेंट है जो अर्थ के मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और वो ट्रांसपोर्ट होने की वजह से हमने उसको क्या कहा, जियोमॉर्फिक एजेंट कहा। मैं इसको समराइज करता हूं। जैसे वाटर है, वाटर अपने साथ में सेडिमेंट्स को लेकर के गया, आइस होती है, ग्लेशियर्स वो मूव करते हैं, और विंड होती है जो भी क्या करती है, अपने साथ में सैंड पार्टिकल्स को मूव करवाती है। इनके ऐसे कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये इनके साथ में अर्थ मटेरियल निकल जाते हैं, और अर्थ मटेरियल जब इनके साथ में निकल जाते हैं तो विंड, आइस और वाटर को आप क्या कह देते हो, जियोमॉर्फिक एजेंट भी कह देते हो। आ रही है बात समझ में, इनको आप क्या कह देते हो, जियोमॉर्फिक एजेंट भी कह देते हो। ओके, व्हेन दीज एलिमेंट्स of nature become mobile due to gradients, they remove the materials and transport them over slopes and deposit them at lower levels। तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बताया हमें कि जो ये एलिमेंट्स है वो धीरे धीरे जैसे मोबाइल हो जाते हैं, यानी वो जैसे जैसे मूव करते हैं तो इन पार्ट्स को ले जाकर के, इन अर्थ के मटेरियल को ले जाकर के वो कहीं पे डिपॉजिट कर देते हैं। और डिपॉजिट कहाँ करते हैं, लोअर लेवल पे कर देते हैं। जहाँ पे स्लोप हाई होगा वहां से तो वो निकल जाएंगे, और उसके बाद में जहां पे स्लोप कम होगा वहां पे ले जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको एग्जांपल लिया था नदर्न रीजन वाले पार्ट में, है ना, ये जैसा मैंने आपको नदर्न रीजन के पार्ट में एग्जांपल दिया था कि माउंटेन्स हिमालयाज हैं, उन हिमालयन माउंटेन से जैसे जैसे रिवर निकल करके आ रही है वहां से वो इरोजन कर रही है, यानी अर्थ का कुछ मटेरियल अपने साथ में लेकर के चल रही है और उसको लाकर के यूपी बिहार वाले रीजन में डिपॉजिट कर रही है। और जैसे ही वहां पे डिपॉजिट कर रही है तो वो प्लेन्स बन जाते हैं। अच्छा, अगर ये काम रिवर कर रही है, रिवर कर रही है मतलब वहां पे वाटर एक ऐसा एजेंट है, उसको आप क्या कहोगे, जियोमॉर्फिक एजेंट। क्यों कहा जियोमॉर्फिक एजेंट, क्योंकि एक जगह से अर्थ के मटेरियल को निकाल करके दूसरी जगह उसने ले जाकर के डिपॉजिट कर दिया, इसलिए जियोमॉर्फिक एजेंट कहा उसको। ऐसा ही विंड करती है, डेजर्ट के अंदर आंधियां चलती है वहां पे, तो वो क्या करती है, सैंड पार्टिकल्स वहां पे चलते हैं और जाकर के इरोजन करते हैं। क्योंकि वो उसके पास में सैंड पार्टिकल्स जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट हो रहा है, इसलिए उसको क्या कहा है, जियोमॉर्फिक एजेंट कहा है विंड को। और सेम विद ग्लेशियर्स, जो मैंने आपको बताया, आप कश्मीर के रीजन में देख लो या ज्यादा नॉर्थ के अंदर जाओगे, आप रशिया वगैरह के रीजन में देखो, वहां पे भी आपको ये चीज देखने को मिलती है। ओके, अब हम बात करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड जियोमॉर्फिक एजेंट्स, स्पेशली एक्सोजेनिक, अनलेस स्टेटेड सेपरेटली आर वन एंड द सेम। तो यहाँ पे चैप्टर में हमें एक तरीके से डिस्क्लेमर दे दिया है। क्या बात बता दी है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस है और जियोमॉर्फिक एजेंट है, उनको जब तक अलग अलग ना कहा जाए हम एक ही मानेंगे, ठीक है ना। जियोमॉर्फिक प्रोसेस भाई विंड कर रही है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस बाय विंड क्या हुआ, विंड अपने आप में एक जियोमॉर्फिक एजेंट है ना। जियोमॉर्फिक प्रोसेस अगर आइस कर रही है यानी ग्लेशियर्स कर रहे हैं, तो उसको हम आइस को क्या मानेंगे, एजेंट ही मानेंगे, लेकिन आइस को हम अलग से बात नहीं करेंगे
क्योंकि हमें पता लग रहा है ग्लेशियर्स में कौन होती है, आइस होती है, विंड में कौन होती है ना, सैंड पार्टिकल्स उसके साथ में होते हैं, सैंड पार्टिकल्स के थ्रू हो रहा है जो विंड के अंदर हो रहा है, या फिर जो रिवर्स कर रही है वो कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है। तो हम इनको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, एक साथ ही पढ़ेंगे। यस, अ प्रोसेस इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन अर्थ मटेरियल्स अफेक्टिंग द सेम। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होगा, एक ऐसा फोर्स होगा, चाहे वो विंड लगा रही हो, चाहे वो ग्लेशियर्स लगा रहे हो, चाहे वो वाटर लगा रहा हो, है ना। तो अर्थ मटेरियल के ऊपर वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो सके। एन एजेंट इज अ मोबाइल मीडियम लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस masses, wind, waves and currents which removes, transports and deposits earth materials. Running water, groundwater, glaciers, wind, waves and currents etc. can be called geomorphic agents. इन सबको क्या कहा है, जियोमॉर्फिक एजेंट कहा है। क्यों कहा, क्योंकि ये वहां से पहले तो सेडिमेंट्स को रिमूव करते हैं, कोई चीज को रिमूव कर दिया, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह लेके गए और दूसरी जगह पे ले जाकर के उसको डिपॉजिट कर दिया। रिवर्स ने हिमालय से क्या किया, वहां से पहले सरफेस को रिमूव किया, सरफेस को रिमूव करके ट्रांसपोर्ट किया, वहां से लेकर के पूरे रास्ते से वो आए और यूपी और बिहार वाले पार्ट में ले जाकर के उसको डिपॉजिट कर दिया। तो उसको रिवर को अपन ने क्या कहा, रिवर में कौन चल रहा है, वाटर, तो वाटर को अपन कह देंगे जियोमॉर्फिक एजेंट। इसी तरीके से एयर पे भी और ग्लेशियर्स पे भी, यानी आइस पर भी ये चीज लागू होती है। तो आइस को भी आप जियोमॉर्फिक एजेंट कहोगे, विंड को भी आप जियोमॉर्फिक एजेंट कहोगे, वाटर को भी आप जियोमॉर्फिक एजेंट कहोगे, ठीक है। लेकिन जियोमॉर्फिक प्रोसेस किसको कहोगे, जो फोर्स लग रहा है, जैसे विंड एक फोर्स लगा रहा है ना, आइस जो है ग्लेशियर्स के फॉर्म में फोर्स लगा करके अपने साथ में चीजों को लेके जा रहा है, वाटर रिवर के अंदर चलते हुए अपने साथ फोर्स लगा करके लेके जा रहा है, तो आप उनको क्या कहोगे, वो एक प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि वहां पे किसकी बात होगी, फोर्स की बात होगी। आई होप आपको डिस्टिंक्शन डिफरेंस जो होगा इसमें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो भी मोबाइल मीडियम है, जो चीजों को लेकर के कैरी कर रही है, जो चीज लेकर के कैरी कर रही है, वाटर हुआ चाहे आइस हुआ चाहे विंड हुआ, वो हो जाएगा एजेंट, और जो फोर्स लग रहा है उसको आप कह दोगे प्रोसेस। ओके, डू यू थिंक इट इज एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जियोमॉर्फिक एजेंट्स एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस क्लियर कर दिया है। अब अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू थिंक इट इज एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश जियोमॉर्फिक एजेंट्स एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस, क्या इनको अलग अलग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। Gravity, besides being a directional force activating all downslopes movements of matter, also causes stress on the Earth's material. Yes, देखो क्या होता है, क्या कहना चाह रहा है। माउंटेन्स थे, तो माउंटेन्स के ऊपर जो यहाँ पे ग्लेशियर्स डिपॉजिट हो रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर्स का डिपॉजिशन हो रखा है, ये अब नीचे की तरफ ही क्यों आया, ग्लेशियर्स मूव क्यों किए, ग्लेशियर्स का मूवमेंट क्यों हुआ, है ना। ग्लेशियर्स को आप देख रहे हो डाउन स्लोप में वो मूवमेंट करते हैं, क्यों करते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अब क्या हुआ, जो ग्लेशियर सब मूव कर रहे हैं तो वो अपने साथ में यहाँ पे नीचे की सरफेस में जो भी मटेरियल होगा उसको भी लेकर के जाएंगे। अर्थ की जो ये लेयर होगी, टॉप वाली जो लेयर है, इसको भी वो रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे रिमूव करने में हेल्प कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही हेल्प कर रहा है, ये बात हमें यहाँ पे कही गई है, ठीक है। तो ग्रेविटी बिसाइड्स बीइंग अ डायरेक्शनल फोर्स, एक डायरेक्शन तो देता ही है, नीचे की तरफ तो लगता ही है, एक्टिवेटिंग ऑल डाउन स्लोप्स मूवमेंट्स ऑफ मैटर ऑल्सो कॉजेज स्ट्रेस ऑन द अर्थ मटीरियल। तो अर्थ मटीरियल पे स्ट्रेस भी लाता है। स्ट्रेस कैसे लाता है, देखो ग्लेशियर्स नीचे क्यों आए, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डायरेक्शनल फोर्स है। डायरेक्शनल फोर्स का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है। कौन सी डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड्स लगता है। कैसे लगता है, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ लगता है, इसीलिए ग्लेशियर्स नीचे की तरफ मूव करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जितना मैटर है उसके ऊपर क्या करता है, एक तरीके से स्ट्रेस भी कॉज कर रहा है। स्ट्रेस मतलब ये जाना नहीं चाह रहा था, मूव तो आइस को करना चाहिए था, लेकिन ये अपने साथ में इसको लेकर के निकला, तो इसने इसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट किया था, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, यहाँ पे स्ट्रेस भी क्रिएट करता है। यस, इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस activate wave and tide induced currents and winds. Without gravity and gradients, there would be no mobility and hence no erosion, transportation and deposition are possible. तो देखो भाई, ग्रेविटी है वही सब कुछ काम करवा रही है। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस में जो हमें समझ में आ रहा था कि जो वाटर नीचे की तरफ आ रहा है या ग्लेशियर्स जो मूव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके अंदर में भी एक फोर्स काम कर रहा था। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, या जिसको आप कहोगे ग्रेविटी। तो अब ये जो काम कर रहा था इनडायरेक्टली यही हेल्प करता है वेव्स को लाने में, टाइड्स को लाने में, है ना।
अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो कोई भी मोबिलिटी नहीं हो पाएगी, देयर विल बी नो मोबिलिटी, और तो इसी वजह से कोई इरोजन भी नहीं हो पाएगा। भाई ग्लेशियर्स मूव नहीं करेंगे तो वो सरफेस नीचे थोड़ी आएगी, सरफेस नीचे नहीं आएगी। तो अभी हम यहाँ पे बात किए थे सरफेस कब हटेगी, ये सरफेस तभी तो हटेगी जब ग्रेविटी यहाँ पे काम कर रहा है, ग्लेशियर्स खुद नीचे आ रहे हैं। ग्लेशियर्स खुद नीचे नहीं आ रहे तो ये अपने आप से सरफेस नीचे नहीं आनी है, ठीक है। तो इरोजन भी नहीं होगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, और डिपोजिशन तो होने का सवाल ही नहीं है। तो ये तभी हो सकता है जब हमारे पास ग्रेविटी काम कर रही हो। तो यहाँ पे ग्रेविटी को बीच में क्रेडिट दिया है, ओके। तो ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस आर इंपॉर्टेंट as the other geomorphic process. Gravity is the force that is keeping us in contact with the surface, and it is the force that switches on movement of all surface material on earth. All the movements either within the earth or on the surface of earth occur due to gradients from higher level to lower level, from high pressure to low pressure areas etc. Okay, तो ग्रेविटेशन के बारे में बात करी है, इन्होंने बताया है कि भाई हायर लेवल से हायर स्लोप से लोअर स्लोप के अंदर क्यों चीजें मूव करती है, क्योंकि उसके पीछे एक फोर्स काम करता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसकी वजह से सारा मूवमेंट होता है, ओके। इसी वजह से हायर लेवल से लोअर लेवल, हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस के ऊपर। देखो जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर हमने बात की थी दो फोर्सेस काम कर रहे होंगे, कौन कौन से, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब एंडोजेनिक फोर्सेस जो काम करवा रहे हैं, जो प्रोसेस करवा रहे हैं, उसका नाम होगा एंडोजेनिक प्रोसेसेस। जो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो भी प्रोसेस को करवा रहे हैं उसका नाम होगा एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। यानी एंडोजेनिक फोर्सेस का जो भी इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, वो जो भी चीज को करवा रहे हैं, जो सब कुछ रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, वो हम इसमें कवर करेंगे एंडोजेनिक प्रोसेसेस के अंदर। द एनर्जी emanating from within the earth is the main force behind endogenic geomorphic processes. ये बात हमने कर ली है। This energy is mostly generated by the radioactivity, rotational and tidal friction and the primordial heat from the origin of the earth. ठीक है भाई। अब एंडोजेनिक प्रोसेस होते हैं, क्यों होते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होते हैं। अब फोर्सेस वो क्यों लग रहे हैं, उसका कॉज बताया है। वो फोर्सेस क्यों लगते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ एनर्जी है, अर्थ के अंदर में कुछ एनर्जी है। वो एनर्जी कहां से आई, वो एनर्जी आई रेडियो एक्टिविटी की वजह से। अर्थ के सरफेस के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, उनकी वजह से वहां से एनर्जी रेडिएट होती रहती है, और मैग्मा के अंदर आप देखते हो मूवमेंट होता रहता है। अर्थ खुद रोटेट करती है, तो रोटेशनल मूवमेंट की वजह से भी वहां पे कुछ एनर्जी और जनरेट हो रही है। टाइडल फ्रिक्शन की वजह से भी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। और प्रीमोर्डियल हीट, जब अर्थ बनी थी तब वो बहुत ज्यादा हॉट थी, तो उसकी वजह से हीट कुछ आज भी एग्जिस्ट करती है, तो प्रीमोर्डियल हीट भी एक इसका एक कॉज है। तो अब अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द कॉज ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस, तो कॉज आप इसका क्या बताओगे, कॉज आप बताओगे एंडोजेनिक फोर्सेस, ओके। एंडोजेनिक फोर्सेस क्यों लग रहे हैं, है ना, एंडोजेनिक फोर्सेस के पीछे क्या रीजन है, देयर एग्जिस्ट सम एनर्जी, और वो एनर्जी कौन कौन सी है वो आपने बता दिया। एनर्जी जनरेट होती है, एक तो रेडियो एक्टिविटी से होती है, एनर्जी जो जनरेट होती है वो रेडियो एक्टिविटी से हो रही है, और वो रोटेशनल फॉर्म से हो रही है, और टाइडल फ्रिक्शन से हो रही है, और प्रीमोर्डियल हीट जो एग्जिस्ट करती है वो है। आगे बात समझ में, तो ये एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए, the energy due to geothermal gradients and the heat flow from within the induces diastrophism and volcanism in the lithosphere. तो अब अगर आपके पास में बात की जाए डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म के क्या रीजंस हैं, तो वो भी आप बता सकते हो। एक तो जियोथर्मल ग्रेडियंट्स, ठीक है, एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन द अर्थ, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई, जो वोल्केनिज्म और डायस्ट्रोफिज्म के क्या क्या कॉजेज हैं, ठीक है। Due to variation in the geothermal gradients and heat flow from within, crustal thickness and strength, the action of endogenic forces are not uniform, hence the tectonically controlled original crustal surface is uneven. Okay, तो crust surface uneven होने का रीजन भी बता दिया कि भाई यहाँ पे कुछ geothermal gradients काम कर रहे हैं, कुछ heat flow कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या है, कुछ एंडोजेनिक जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो अर्थ की सरफेस को इवन नहीं रहने देते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स का भी कंटिन्यूअसली मूवमेंट होता रहता है, कोई सबमर्ज कर रही है ना, क्रस्ट के अंदर आपको थोड़े बहुत वेरिएशन देखने को मिलते रहते हैं। ओके, तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में, उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। देखो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था, एक तो एंडोजेनिक और दूसरा हमारे पास में थे एक्सोजेनिक। पहले हम बात कर लेते हैं एंडोजेनिक के बारे में। तो एंडोजेनिक में दो टाइप की चीजें थी, एक तो था डायस्ट्रोफिज्म, दूसरा था कैटास्ट्रोफिज्म, ठीक है। एक होता है डायस्ट्रोफिज्म, दूसरा होता है कैटास्ट्रोफिज्म।
कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब क्या होता है? कैटास्ट्रॉफी वाला इवेंट। जैसे कैटास्ट्रॉफी वाला इवेंट जो होता है एकदम सडन होता है, जैसे आपने अर्थक्वेक को देखा। माउंटेन बिल्डिंग कभी भी सडन हो जाता है कि रात को सो के उठे सुबह माउंटेन बन गया, आपके चरणों के नीचे एक नया माउंटेन आ गया, भाई माउंट एवरेस्ट बना हो गया। नहीं हुआ ऐसा कभी भी, ना ऐसा कभी होगा। क्यों? क्योंकि वो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है। ऐसा है क्या? नहीं, वो एक डायस्ट्रॉफिक इवेंट है। डिफरेंस आपको समझना होगा। डायस्ट्रॉफिज्म वर्ड का मतलब ही क्या होता है? स्लो मूवमेंट्स होते हैं। तो जो स्लो मूवमेंट्स होंगे, माउंटेन्स जो होंगे वो बहुत धीरे धीरे बनेंगे। देखो माउंट एवरेस्ट जो था ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए उसको बनते हुए, आज भी अभी भी उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी हाइट अभी भी इन रिसेंट ईयर्स के अंदर कुछ बढ़ी है। ठीक है, तो डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर जो हम बात करते हैं, स्लो मूवमेंट्स की बात करते हैं, जैसे माउंटेन फॉर्मेशन की हम बात कर रहे होते हैं। सडन मूवमेंट्स जिसको हम बात करते हैं, कैटास्ट्रॉफिज्म की जो हम बात करते हैं, उसमें हम वोल्केनिज्म की बात करते हैं, वोल्केनो का पता नहीं लगता कब फट जाए। और अर्थक्वेक्स की बात करते हैं। अर्थक्वेक भी कौन से? मेजर वाले अर्थक्वेक्स। ठीक है, मेजर वाले जो अर्थक्वेक्स आते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सडन मूवमेंट जो होते हैं उनमें दो चीजें आ गई, एक तो वोल्केनिज्म वाली एक्टिविटीज आ गई, दूसरी उसमें अर्थक्वेक वाली एक्टिविटी आ गई। अर्थक्वेक में कौन से? मेजर अर्थक्वेक्स। फिर हम जो डायस्ट्रॉफिज्म की बात करते हैं, जो स्लो मूवमेंट्स की बात करते हैं, उसमें एक होता है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस और एक होता है इसमें माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। अब कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस जो होता है वो वर्टिकल प्लेट्स के मूवमेंट के कारण होता है, और जो डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर दूसरा हम बात कर रहे हैं माउंटेन बिल्डिंग, वो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के मूवमेंट में मैंने आपको बताया था ना, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हो रहा होता है। तो एक प्लेट क्या हो जाएगी? सबमर्ज कर जाएगी, है ना। या फिर मान लो क्या होगा, फोल्ड माउंटेन बनने के लिए सबमर्जेंस आपको वहां पे देखने को मिल गया। या फिर मान लो कि कोई ऐसा होगा कि ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, तो जिसके अंदर प्लेट्स जो होगी उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उनमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो वो भी यहाँ पे होता है। तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हो गया, और एक हो गया कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस भी दो टाइप में, उसमें भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है। और जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है उसमें कंप्रेशन और टेंशन दोनों आ जाते हैं। कंप्रेशन कौन सा? जो मैंने आपको बताया, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन में क्या होगा? एक प्लेट आ रही है इधर से, दूसरी प्लेट इधर से आ रही है, ये दोनों आकर के यहाँ पे कंप्रेशन करती है, तो यहाँ पे माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? जैसा आपने माउंट एवरेस्ट के अंदर देखा है, वो क्या है? फोर्स ऑफ कंप्रेशन वहां पे लगा है। फिर आप बात करते हो फोर्स ऑफ टेंशन की, तो फोर्स ऑफ टेंशन के अंदर अगर आप देखो, सीरिया नेवाडा के अंदर आपको जो देखने को मिलता है यूएस के अंदर, वो क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स है। ब्लॉक माउंटेन्स के अंदर क्या होगा? वहां पे टेंशन क्रिएट हो जाता है। टेंशन क्रिएट होता है तो उसके अंदर क्या होती है? प्लेट्स का मूवमेंट ऊपर नीचे हो जाता है, फिर वहां पे आपको माउंटेन्स का फॉर्मेशन दिखता है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस जो था एंडोजेनिक के अंदर आता है। आई रिवाइज, एंडोजेनिक में दो चीजों को हम पढ़ते हैं, एक होता है डायस्ट्रॉफिज्म, एक होता है कैटास्ट्रॉफिज्म। डायस्ट्रॉफिज्म स्लो मूवमेंट्स होते हैं, कैटास्ट्रॉफिज्म के अंदर सडन मूवमेंट्स होते हैं। सडन मूवमेंट्स में दो चीजें इंक्लूड करते हैं, वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स। और डायस्ट्रॉफिज्म जो स्लो होती है, तो उसके अंदर कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। कॉन्टिनेंट कभी भी एक रात में नहीं बनते हैं, बहुत स्लोली बनते हैं, तो ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग का प्रोसेस होता है। माउंटेन्स भी बनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए उसको डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर डाला हुआ है, जो स्लो मूवमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, फिर है एक्सोजेनिक प्रोसेस। अब देखो एक्सोजेनिक के बारे में हम बात करने को भी कर तो सकते हैं, लेकिन ये हमारे चैप्टर के लेटर पार्ट में आएगा, इसलिए इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में फिर से पढ़ लेंगे। ओके, यस। तो एक और आपके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम रखा हुआ है। देखो अर्थ के जो मूवमेंट थे, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक के बारे में हमने बात कर ली थी। एक था हमारे पास में डायस्ट्रॉफिज्म, दूसरा था सडन मूवमेंट जिसको कैटास्ट्रॉफिज्म भी बोलते हैं। डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर हमने बात की कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग की और माउंटेन बिल्डिंग की। अब देखो माउंटेन बिल्डिंग का दूसरा नाम होता है ओरोजेनिक प्रोसेस। हमारी बुक के अंदर एक वर्ड आएगा आगे, ओरोजेनिक। ओरो ओरो मीन्स क्या होता है? माउंटेन होता है। ओरो वर्ड का मतलब ही माउंटेन होता है। ओरोजेनिक यानी माउंटेन फॉर्मेशन। एपिरोजेनिक, एपिरो का मतलब होता है कॉन्टिनेंट। ठीक है, न्यू लैंड मास, है ना, तो वो हो जाएगा कॉन्टिनेंट। एपिरोजेनिक मतलब कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग जो प्रोसेस होगा उसको आप एपिरोजेनिक कहोगे। तो ये दो तरीके से हो सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड। और ओरोजेनिक जो प्रोसेस होता है माउंटेन बिल्डिंग का होता है, वो टेंशन और कंप्रेशन दो टाइप से हो सकता है। ठीक है, सडन मूवमेंट्स में बात करें तो अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज, ये दो हमारे पास में सडन मूवमेंट्स हो जाते हैं, जिनको आप कैटास्ट्रॉफिक या कैटास्ट्रॉफिज्म के अंदर भी आप कह सकते हो। ओके, ये जो हमारे पास में बाद में आने वाला पार्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे। एक्सोजेनिक वाला पार्ट है, एक्सोजेनिक वाले पार्ट को हम चैप्टर के सेकंड हाफ के अंदर देखेंगे। ठीक है, यस। तो डायस्ट्रॉफिज्म अब जो यहाँ पे आ गया है उसको हम पढ़ लेते हैं। डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर क्या है? ऑल प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रॉफिज्म। देखो डायस्ट्रॉफिज्म में क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे कही गई है। डायस्ट्रॉफिज्म में कहा है कि ऑल प्रोसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस। ठीक है, तो
डायस्ट्रोफिज्म में क्या होता है, एक तो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, एक एलिवेशन भी हमें देखने को मिलेगा और बिल्डअप ऑफ पोर्शन भी हमें देखने को मिलेगा। अगर आपको याद हो, जस्ट अभी मैंने आपके सामने बात करी है, क्या डायस्ट्रोफिज्म में कौन कौन से आ रहे हैं, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग हो रहा है, तो प्लेट्स मूव करेगी या नहीं करेगी, एलिवेट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि माउंटेन जैसे बिल्डिंग होंगे तो माउंटेन बिल्डिंग के अंदर क्या होगा, प्लेट्स के अंदर आपको एलिवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, सो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग और माउंटेन बिल्डिंग को यहाँ पे ध्यान रखो। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग एंड माउंटेन बिल्डिंग, इन दोनों प्रोसेस को आप ध्यान रखो। तो देखो प्लेट्स का मूवमेंट यहाँ पे भी होगा, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग के अंदर भी, माउंटेन बिल्डिंग में भी। एलिवेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा माउंटेन बिल्डिंग के अंदर, एंड बिल्डअप ऑफ पोर्शन कॉन्टिनेंट बिल्डिंग के अंदर आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है, ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म, दे इंक्लूड ओरोजेनिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग माउंटेन बिल्डिंग थ्रू द सिवियर फोल्डिंग एंड अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो देखो ओरोजेनिक प्रोसेस के अंदर आप क्या चीज को कवर कर दिया है, माउंटेन बिल्डिंग को कवर कर दिया है। तो मैंने आपको कहा था ओरोजेनिक प्रोसेस क्या होता है, माउंटेन फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एपिरोजेनिक प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग अपलिफ्ट और रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो जैसे ही अपलिफ्टमेंट होगा या रैपिंग होगा तो क्या होगा, अर्थ का एक नया सरफेस वहां पे आएगा, है ना, लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट वहां पे नया बन रहा है, तो किसके अंदर बन रहा है, एपिरोजेनिक प्रोसेस के अंदर बन रहा है। अर्थक्वेक्स इन्वॉल्विंग लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट्स। अब देखो मैंने मेजर वाले जो मूवमेंट्स थे ना, मेजर किसके अंदर काउंट किए थे, सडन के अंदर काउंट किए थे, कैटास्ट्रोफिज्म के अंदर काउंट किए थे। मेजर जो अर्थक्वेक्स आते हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे 7 के मैग्नीट्यूड का आ गया, 8 का आ गया, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको कैटास्ट्रॉफी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है उसके अंदर। लेकिन माइनर ट्रिमर्स जो आते ही रहते हैं उनके अंदर आपको कुछ भी ज्यादा ऐसा तबाही नहीं देखने को मिलती। तो अर्थक्वेक्स इन्वॉल्विंग लोकल और रिलेटिवली माइनर मूवमेंट्स वाले भी किसमें आ जाते हैं, डायस्ट्रोफिज्म के अंदर, क्योंकि प्लेट्स तो कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं, और जब कंटिन्यूअसली वो मूवमेंट कर रही हैं तो धीरे धीरे वहां पे क्या होता है कि अर्थक्वेक्स तो आते ही रहते हैं, जिनको आप ट्रिमर्स कहते हो। प्लेट टेक्टोनिक्स इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स और क्रिस्टल प्लेट्स। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स। तो हॉरिजॉन्टल जो भी मूवमेंट हो रहा होगा प्लेट्स का, वो भी किसमें आता है, डायस्ट्रोफिज्म के अंदर आता है। वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। वो क्यों चलता रहता है, क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्मा है उसका मूवमेंट होता रहता है। In the process of orogeny, the crust is severely deformed into folds. Due to eperogeny, there may be simple deformation. अब देखो एक डिफरेंस बताया गया है ओरोजेनी में और एपिरोजेनी में। ओरोजेनी के अंदर क्या है, जो माउंटेन बिल्डिंग वाले प्रोसेस के अंदर, ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रस्ट इज सेवियरली डिफॉर्म्ड। क्रस्ट इज सेवियरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स। तो ओरोजेनी प्रोसेस के अंदर, जैसे मैंने आपको माउंटेन फॉर्मेशन के लिए बताया था, याद होगा माउंटेन फॉर्मेशन के लिए जब भी हम बात करते हैं, दो प्लेट्स जो होती हैं उनके अंदर जैसे कन्वर्जेंस हो रहा है, फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं कि उसके अंदर सरफेस जो होती है बहुत ज्यादा उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो क्रस्ट इज सेवियरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स ड्यू टू एपिरोजेनी, देयर मे बी सिंपल डिफॉर्मेशन। जब कॉन्टिनेंट्स नहीं बनेंगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, तो ठीक है, सिंपल डिफॉर्मेशन आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। ओके, orogeny is a mountain building process whereas epirogeny is continent building process। अब देखो इस बात को बहुत ध्यान रखना है, एक्सप्लिसिटली भी एनसीईआरटी ने हमें ये कह दिया है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। orogeny is a mountain building process whereas epirogeny is continent building process। ठीक है, तो process of orogeny, epirogeny, earthquakes and plate tectonics, there can be faulting and fracturing of the crust। ठीक है, देखो चाहे ओरोजेनी हो, चाहे एपिरोजेनी हो, चाहे अर्थक्वेक्स आए या प्लेट टेक्टोनिक्स हो, सबके अंदर क्या हो सकता है, फॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर फॉल्टिंग या फ्रैक्चरिंग का प्रोसेस चाहे ओरोजेनी हो, चाहे एपिरोजेनी हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे प्लेट टेक्टोनिक्स हो, कभी भी हो सकता है। ओके, ऑल दीज प्रोसेस कॉज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस विद इन विच इन टर्न इंक्लूड मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स। तो अब इन सब की वजह से क्या होता है, पीवीटी में चेंज आता है। पीवीटी मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तीनों में चेंज आता है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में जो भी चेंज आता है उसकी वजह से क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है रॉक्स का, है ना। मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं वो बनती हैं, क्योंकि देखो रॉक के अंदर चेंजेस जो आते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक इन्हीं तीन चीजों की वजह से ही तो बनती है। वो हम क्या पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज एपिरोजेनी एंड ओरोजेनी, साइड द डिफरेंसेस। तो एपिरोजेनी और ओरोजेनी के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको आप बता सकते हैं। अभी तक हमने जो सारी बात कर ली थी उनको मैंने यहाँ समराइज किया है। ऑल्दो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आउट ऑफ योर सिलेबस है, बट आप अगर इसको समझ सके तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा।
यस। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एपिरोजेनी एंड ओरोजेनी के अंदर मैंने डिफरेंस के लिए टेबल के अंदर ओरोजेनी को डेफिनेशन दी है। माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्रिस्टल अपलिफ्टमेंट, फोल्डिंग, फॉल्टिंग ये सब हमें देखने को मिलती है। ठीक है। एपिरोजेनी में क्या होता है, बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट्स हो रहे होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, लार्ज ब्लॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट विदाउट सिग्निफिकेंट फोल्डिंग और फॉल्टिंग। तो एपिरोजेनी के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है ना। कॉन्टिनेंट्स जो हमारे पास में बनने होंगे उनमें वर्टिकल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। देखो, वर्टिकल मूवमेंट वाली चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट पे, है ना, तो वेस्टर्न कोस्ट पे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न कोस्ट वाला जितना भी ये पोर्शन है उसको हम कहते हैं सबमर्जिंग है ना, ये सबमर्ज हो रहा है, तो सबमर्ज हो रहा है। और ईस्टर्न वाले के लिए लेकिन हम ऑल्दो क्या बोलते हैं, ये इमर्जिंग है। क्या बोलते हैं इसके लिए, ये इमर्जिंग है। देखो, एक बात को ध्यान रखना, ये सबमर्जिंग और इमर्जिंग है, लेकिन उससे पहले क्या है, ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और कॉन्टिनेंट के अंदर अभी अभी हमने यहाँ पे बात करी है कि फोल्ड, यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। वर्टिकल मूवमेंट्स यानी ये देखो, सबमर्ज अगर हो रहा होगा, सबमर्ज अगर हो रहा होगा तो मतलब वो नीचे जा रहा है, इमर्ज हो रहा होगा मतलब वो ऊपर आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ही तो मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया, एपिरोजेनी जो कॉन्टिनेंट के अंदर होता है वो वर्टिकल मूवमेंट होता है। इंडिया के अंदर ही हमने ये बात देख ली, वेस्टर्न कोस्ट पे और ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर। ठीक है। फिर रिजल्टिंग फीचर्स, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस, फोल्ड माउंटेन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। तो ओरोजेनी के अंदर बात क्या होती है, ओरो मींस माउंटेन वाला पार्ट हो गया, तो माउंटेन का जो काम होगा तो माउंटेन रेंजेस यहाँ पे बनेगी, फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे, वो सब चीजें होंगी। और एपिरोजेनी के अंदर क्या होगा, अपलिफ्ट और सबसिस्टेंस ऑफ लार्ज रीजन ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब देखो, इंडिया का वेस्टर्न वाला पार्ट और ईस्टर्न वाला पार्ट जो अभी मैं आपको कह रहा था कि सबमर्ज हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, तो क्या हो रहा था, बेसिकली अपलिफ्ट हो रहा है एक पार्ट तो, और एक पार्ट क्या हो रहा है, सबसिस्टेंस हो रहा है। ठीक है। एक सबमर्ज हो रहा है और एक इमर्ज हो रहा है। इमर्ज कोई क्या का है, अपलिफ्ट का है। ये क्या हो रहा है, अपलिफ्ट की एक्टिविटी हो रही है। और यहाँ पे सबमर्ज हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, सबसिस्टेंस की एक्टिविटी हो रही है। तो ये बात को ध्यान रखना, सबमर्ज हो रहा है यानी सबसिस्टेंस हो रहा है, कौन सा, वेस्टर्न कोस्ट वाला पार्ट, और ईस्टर्न कोस्ट वाला पार्ट इमर्ज हो रहा है या अपलिफ्ट हो रहा है। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो प्लेट्यू, बेसिन्स, प्लेटफॉर्म्स वगैरह ये सब जो हमें किस वजह से देखने को मिलते हैं, एपिरोजेनी के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर देखें, टिपिकली इन्वॉल्व्स हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन एंड क्रिस्टल शॉर्टनिंग। तो कंप्रेशन आपको देखने को मिल ही रहे थे, वो मैंने आपको बताया था। प्राइमरली इन्वॉल्व्स वर्टिकल मूवमेंट एंड इधर अपलिफ्ट और सबसिस्टेंस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट ही ज्यादातर हो रहा होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है ना, जो मैंने आपको चाहे बताया कंप्रेशन के अंदर हो रहा हो, चाहे वो टेंशन के अंदर हो रहा हो, चाहे फोल्ड माउंटेन बन रहे हो, चाहे ब्लॉक माउंटेन बन रहे हो, उनके अंदर की बात करी थी। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स का डिफरेंस देखें, ऑफन एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एंड कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो बेसिकली ज्यादातर हम यहाँ पे कौन सी बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं कन्वर्जेंट प्लेट्स की बात कर रहे होते हैं, कन्वर्जेंस की बात कर रहे होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स आकर के आपस में टकराती हैं, कोलिजन की बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, एपिरोजेनी के अंदर कैन अकर विद इन द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफन एसोसिएटेड विद द थर्मल और बोयेंसी और ड्रिवन प्रोसेस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थर्मल बोयेंसी वाले प्रोसेसेस ज्यादा चल रहे होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, ओरोजेनी का, हिमालयाज, रॉकी माउंटेन, एल्प्स, ये सब क्या है, ओरोजेनी के एग्जांपल है। अगर एपिरोजेनी की बात करें तो कोलोराडो प्लेटू है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है, ग्रेट बेसिन है, ये सब क्या है हमारे पास में, एपिरोजेनी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अभी टाइम स्केल वाला है जो हमारे पास में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपके पास में एपिरोजेनी और ओरोजेनी का डिफरेंसेस आपको नोट करने हो तो आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहला जो आप बात करेंगे डेफिनेशन की, सेकंड आप बात कर लेंगे रिजल्टिंग फीचर्स की, थर्ड आप बात कर लेंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मोशन की, है ना, और फोर्थ आप बात कर लेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स की, फिफ्थ आप इसके अंदर एग्जांपल दे देंगे। क्लियर है। तो यहां से आपका एपिरोजेनी और ओरोजेनी वाला पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके। देन है वोल्केनिज्म। देखो, वोल्केनिज्म वाला तो टॉपिक जो है ना, वोल्केनो को अपन पढ़ चुके हैं, तो अब इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है स्पेसिफिक जो अपन यहाँ पे समझे, पर ठीक है, बुक में दिया हुआ है तो एक बार देख लेते हैं। वोल्केनिज्म इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन रॉक ऑन टू एंड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस एंड ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ मेनी इंट्रूसिव एंड एक्सक्लूसिव वोल्केनिक फॉर्म्स। देखो, इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव वोल्केनिक फॉर्म्स अपन ने बात करी थी, अलग अलग टाइप की फॉर्म्स होती है ना। इंट्रूसिव फॉर्म्स किनको कहेंगे, जो अर्थ के इंटीरियर में कौन सी बन रही है, एक्सक्लूसिव कौन सी होंगी, है ना, तो वो सब अपन बात कर चुके हैं। ठीक है। वोल्केनिज्म के अंदर क्या था, मॉल्टन रॉक का मूवमेंट होता है। मॉल्टन रॉक का मूवमेंट अभी अपन ने देखा था, मैग्मा जो होता है वो अंदर मूवमेंट करता है, क्यों करता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जब वो मूवमेंट करेगा, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, वो सब हम बात कर चुके हैं। ठीक है। मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वोल्केनिज्म हैव ऑलरेडी बीन डेल्ट इन डिटेल, तो ये सब हम इन डिटेल में बात कर चुके हैं वोल्केनो वाले चैप्टर में, तो यहाँ वैसा कुछ बात करने जैसा रहा नहीं, बस ठीक है,
वोल्केनिज्म यहाँ पे वो दिया हुआ था टेबल में, मैंने उसको टेबल बना के रखा था, है ना, तो यहाँ पे बुक में दिया हुआ था, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।